हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्टडी ग्रुप। तो आज हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे क्लास। तो आज हमारा क्लास है वैदिक सभ्यता। हमने पिछले क्लास में देखा था सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और सिंधु सभ्यता जो कंप्लीट हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो प्लेलिस्ट में दो क्लास में प्लेलिस्ट में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप सिंधु सभ्यता क्लास पूरा कर सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा हुआ है। एक है कि ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। पहला है ऋग वैदिक सभ्यता, दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के 1500 से 1000 पूर्व जन्म से पहले इस सब का मतलब कि ऋग वैदिक काल का खोज हुआ और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का खोज 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट बार टॉपिक है कि जो आर्य है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, यानी कि जब इसका खोज हुआ उसके बाद आर्य जो है मतलब कि जो आए और अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। जो मैक्स मूलर जो है आर्यों की अस्थायी निवासी मध्य एशिया को बताते हैं। मतलब कि मैक्स मूलर जो है आर्य को उसका निवासी जो है मध्य एशिया को बताते हैं। आर्यों द्वारा जो निर्मित किया जाता है ये वैदिक सभ्यता जो है वह आर्यों द्वारा निर्मित किया गया वह सभ्यता है। जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी और इनके द्वारा जो मतलब कि सभ्यताएं निर्मित की गई है वो वैदिक सभ्यता है, जो इनके द्वारा निर्मित किया गया है, आर्यों के द्वारा निर्मित किया गया था। जो आर्यों जो प्रशासनिक इकाई थी, जो इनका रूल रेगुलेशन था, उनको कितने भागों में बटा हुआ था। तो इनके जो रूल और रेगुलेशन थे, इनके प्रशासनिक इकाइयाँ थी, वो बिल्कुल 5 भागों में बटा हुआ था। तो पहला था हमारा कुल, ग्राम, वैश्य, जन और शूद्र। कुल, ग्राम, जन और राष्ट्र, यानी कि इन 5 भागों में बांटा हुआ था और इन सब रूलों का ये लोग पालन करते थे। तो पहला था कि कुल, ग्राम, वैश्य, जन और राष्ट्र। जो ग्राम के मुखिया जो थे ग्रामणी कहे जाते थे, यानी कि जो ग्राम के मुखिया तो थे, गांव के मुखिया थे वे ग्रामणी कहे जाते थे। 20 के प्रधान 20पति कहे जाते थे और ग्राम के मुखिया ग्रामणी कहे जाते थे। ग्राम के मुखिया ग्रामणी और जो थे 20पति एवं जन के शासक राजन कहे जाते थे। जो जनता के शासन करने वाले थे वो उसे राजन कहा जाता था। उसी तरह से ये राजन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो सूत यानी कि जो होते हैं सूत रथकार। नेक्स्ट भी हमारा सूत रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। यानी कि जो सूत थे, यानी कि जो रेशम बनाते थे, धागे बनाते थे, ऊन बनाते थे, ये सब जो थे। और जो रथ चलाते थे, इन्हें रत्नी कहे जाते थे। यानी कि जो ये रथ चलाते थे, सूत बनाते थे, सबसे नीचे जाति के होते थे, ये जो थे इसे रत्नी कहे जाते थे। इन लोग जो थे इनकी संख्या थी 12। इनके जो राजा थे इनको मिलाकर के इनकी संख्या 12 थी। ठीक है। यानी कि सवाल हो सकता है कि रथकार यानी कि सूत रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी को कहे जाते हैं, यानी कि रत्नी कहे जाते हैं। तो इनकी कुल संख्या थी 12, इनके राजा को मिलाकर के कुल संख्या 12 थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। यानी कि जो ये पूरब और दुर्गपति एवं अस्पष्ट थे, ये जनता की प्रत्येक गतिविधियों पर, प्रत्येक कार्यकलापों पर नज़र रखा करते थे। इनके जो भी कार्यकलाप थे जनता की, उन पर ये नज़र रखते थे। कौन? तो पूरब एवं दुर्गपति अस्पष्ट। ठीक है। तो गुप्तचर होता क्या है कि यानी गुप्तचर इनकी जनता के जो होती है बातें, इनकी व्यवहार और इनकी जो बात व्यवहार, इनकी रहन सहन जो भी है, इनको जिस तरह से मेमोरी एक रिकॉर्ड करते हैं, उस तरह से ये सभी बातों को, सभी रहन को, सभी तरह के एक्टिविटी को ये अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं और एक राजा के पास अपने बात को प्रस्तुत करते हैं। तो वो होते हैं कौन? पूरब एवं दुर्गपति अस्पष्ट, जो एक गुप्तचर होते हैं, यानी कि जनता की बात को, जनता की गतिविधि को, जनता की एक्टिविटी को
अपने अंदर अपने पास एकत्रित करते हैं और इसका उपयोग राजा के पास जाकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। वाजपति क्या होता है, मतलब गोचर भूमि। तो गोचर क्या होता है, जो गाय के चरने वाली जो भूमि होती है जहाँ से घास से काटी जाती है, जहाँ पर घास उगते हैं और जहाँ पर घास काटी जाती है, यानी कि जिसे गोचर बोलते हैं, जहाँ गाय चरती है। जहाँ गाय चरती है उस स्थान का जो मालिक हुआ करता था वाजपति हुआ करता था। वाजपति गोचर का अधिकारी हुआ करता था, यानी कि जहाँ गाय चरती थी उसका मालिक कौन हुआ करता था, वाजपति हुआ करता था। उसके बाद है कि उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता। उग्र कौन था, यानी कि उग्र जो था अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। जिस तरह से अभी के फ़िलहाल जो है करंट ईयर में करंट पोजीशन में कि जिस तरह पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार उस वक्त वैदिक सभ्यता में जो उग्र थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि युद्ध में कभी जो युद्ध हुआ करता था, जब वैदिक सभ्यता में युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में जो राजा थे वो कबीले का रक्षा करते थे। और इसमें जो है मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब कि यूज किए जाते थे, जैसे कि गविष्ठ। जैसे कि मतलब कि जब से वैदिक सभ्यता में युद्ध हुआ करता था तो यहाँ के जो मतलब कबीले था उसका रक्षा राजा करता था। और इस युद्ध में गविष्ठ शब्द का उपयोग गाय को खोज करने के लिए किया था, यानी कि गविष्ठ शब्द का उपयोग हुआ करता था युद्ध में। और उसका अर्थ होता है, गविष्ठ का अर्थ होता है कि गाय की खोज। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्था थी, यानी कि सभा एवं समिति। जिस तरह से सभा बैठती है, समिति उस जो होती है, ये सभा और समिति उस वक्त राजा को सलाह देती थी, राजा को एडवाइस करती थी। ठीक है, सभा श्रेष्ठ एवं सभांत लोगों की संस्था थी। जो सभा थी सबसे बड़ी थी सभा, जो समिति से बड़ी थी, यानी कि सभा न्याय करती थी उन लोगों मतलब कि अन्याय को न्याय और न्याय करने में ये मदद करती थी, बड़े लोगों को बीच में ये रहती थी। ठीक है, उसके बाद है कि क्या समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती है। जो समिति थी वो सामान्य जनता में थी, जैसे कि अभी फ़िलहाल में मुखिया सरपंच वगैरह होते हैं जो सामान्य जनता के बीच में रह करके इनकी फैसला को पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से जो सभा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मामले होते हैं उसे सुलझाने का प्रयास करती है जो सभा होती है। सभा जो और समिति ये दोनों होते हैं राजा का एडवाइस करते हैं, राजा को सलाह देते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को ईशान कहा जाता है, यानी कि जो समिति होती है, समिति वो जो थी वो इसे क्या कहता है, इसे ईशान कहा जाता था, यानी कि जो जनता को कुछ कहे उसके बाद में ईशान कहा जाता था, इसे समिति को ईशान कहा जाता था। इसे अध्यक्ष इसके देख रेख जो करते थे उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है, इस सभा एवं समिति में जो थे, सभा एवं समिति में स्त्रियाँ भी भाग ले सकती थी। सभा एवं समिति में स्त्रियाँ भी भाग ले सकती थी। और एक बात कि जो सभा एवं समिति है वो राजा की एडवाइस देने वाली वो संस्था थी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है इसमें बताया गया है कि सभा एवं समिति राजाओं के दो पुत्री कहा गया है, यानी सिंधु सभ्यता जो राजा के है, सभा एवं समिति इसका दो पुत्र कहा गया है। ठीक है, दो पुत्री कहा गया है। ठीक, उसके बाद है कि दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो 10 राग के युग है, 10 राग युद्ध हुआ था, इसका जो विश्लेषण दिया है, इसका जो पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन किया गया है तो 7वें मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ये युद्ध कब हुआ था, यानी कि ये युद्ध जो है पुरुषणी यानी कि रावी नदी जो है उसके तट पर हुआ था, यानी कि जो ये युद्ध हुआ था, युद्ध पुरुषणी नदी के पास हुआ था, जो रावी नदी के पास हुआ था उसके मतलब किनारे हुआ था युद्ध। जो ये युद्ध था सुदास और 10 जनों के बीच होता है। जो युद्ध हुआ था सुदास, यानी सुदास किसी पर्सन का नाम है, और ये जो 10 जने हैं यानी कि सुदास एक तरफ और
10% एक तरफ होकर के और युद्ध हुआ था, उसमें सुदास की विजयता प्राप्त हुई, सुदास विजय प्राप्त कर पाया। ठीक है, इस प्रकार से जब ऋग्वेद समाज 4 वर्णों को विभाजित करती है, सुदास विजयी हुआ, उसके बाद होता है कि ऋग्वैदिक समाज 4, जब ऋग्वैदिक जो समाज है इसे 4 वर्णों में 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया जाता है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 भागों में ऋग्वैदिक समाज को विभक्त किया जाता है कि ये विभाजन जो है व्यावसायिक आधार पर हुआ है, यानी कि जो भी पर्सन है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ऋग्वैदिक के 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक सामाजिक को 4 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि ये जो है इनके अलग अलग वर्ग थे, वो अलग अलग कार्य थे और इनके कार्य के अनुसार, इनके व्यवसाय के अनुसार इनकी जाति बांटी गई थी उस वक्त। ठीक है, जो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख है, यानी कि जो इसके बारे में है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है, चतुर्वर्ण उल्लेख में मिलता है, यानी कि जो चतुर्वर्ण है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इसमें इसका पूरी तरह से व्याख्या किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण एक परम पुरुष के मुख से, यानी कि जो ब्राह्मण है परम पुरुष के मुख से, और परम पुरुष क्षत्रिय जो है उनके भुजाओं से, यानी कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है, ये जो वर्गों का विभाजन किया गया है ऋग्वैदिक समाज के जो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, तो किस तरह से इसके व्यवसायिक के आधार पर किया गया है। लेकिन जो ये उत्पत्ति हुई है, ये किस तरह से हुई है? ये जो उत्पत्ति हुई है, ये जो ब्राह्मण, मतलब कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनके भुजाएं से, वैश्य उनके जघाओं एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो पैरों से उत्पन्न हुए हैं शूद्र, जघाओं से उत्पन्न हुए हैं वैश्य, एवं उनके मुख से उत्पन्न हुए, परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण, एवं क्षत्रिय उनके भुजाएं से उत्पन्न हुए। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट की स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञों में भाग ले सकती थी, यानी कि वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियाँ थी वे अपने पति के साथ, यानी कि जो यज्ञ हुआ करते थे, पूजा वगैरह हुआ करते थे, उसमें भाग ले सकती थी वैदिक सभ्यता में। यहाँ पर कि बाल विवाह, यहाँ पर मतलब वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी यहाँ पर पर्दा प्रथा का पूरा तरह से प्रचलन था, यानी कि वहाँ पर पर्दा प्रथा का पूरा तरह से ख्याल रखा जाता था, यानी कि जो भी न्यू मैरिड वगैरह होते थे तो उस वक्त पर्दा प्रथा का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता। लेकिन वैदिक सभ्यता में बाल विवाह पर रोक था और पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था वैदिक सभ्यता में। अब आता है कि मतलब कि वैदिक सभ्यता में जो विधवा औरत होती है, वे अपने पति के छोटे भाई के साथ शादी कर सकती है वैदिक सभ्यता में। इस तरह से हमारा जो ये है वैदिक सभ्यता का कुछ टॉपिक वगैरह कवर कर लिए, और इसका कुछ टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद। यदि आपको ये क्लास पूरी तरह से कवर हुआ है, अच्छा समझ में आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए चलते हैं।